हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट रेट इज़। ठीक है, रेट के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस फॉर विच वी विल बी कैलकुलेटिंग रेट्स। या इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जिन पर्टिकुलर रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे वो भी हमने कल देखी। दोज रिएक्शंस आर मॉडरेट रिएक्शंस और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जिनमें बॉन्ड टूटता और बनता है ना, ब्रेक्स और फॉर्म्स। ठीक, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़, ये क्या है? डिफरेंट स्पीशीज़ का मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट के बीच में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में, प्रोडक्ट के बीच में के रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन अ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से होंगी? रिएक्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे, इन तीनों के रेट के रिलेशनशिप पर। ठीक है जी, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से वी हैव 2A गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3B। बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। ठीक, अच्छा, इन्फॉर्मेशन इसमें क्या दी है हमारे पास? मैं एक एक चीज़ लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को साथ साथ देखते रहना है कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे t=0 अगर मैंने कहा तो क्या हो गया? दिस इज दी पॉइंट व्हेन द रिएक्शन हैज स्टार्टेड। ठीक है, इनिशियल पॉइंट। इस टाइम पे मैंने लेट से इसकी कॉन्सेंट्रेशन को A0 कह दिया। अच्छा, क्योंकि और कुछ कहा नहीं गया है, यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं B0 भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, B0 भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इसको 0 ले रहा हूँ, टू नॉट टू फर्दर कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। ठीक है, एट t=t। अब यहाँ पर पहले वाले में क्या था? हमने ये R0 और RT लिया था। यहाँ पर मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई अगर ये 2A है, सॉरी 2A नहीं, अगर ये A0 है, ठीक है, इसमें से मैंने -2x कर दिया, मैंने -2x कर दिया, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 3x बन चुका होगा कि नहीं बन चुका होगा? क्लियर एनफ? ठीक है, तो ये तुम्हारा दिस इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर, या दिस इज द A लेफ्ट एंड दिस इज द B प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, तो अगर मैं A की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, कितने से चेंज हुई है? ये 2x से। ये कितने से चेंज हुई है? 3x से। ठीक, क्लियर होगी बात? अच्छा, एक चीज़ और है, अब जब भी मैं रेट की बात करूंगा, क्योंकि हमने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कल देख लिए थे। ठीक है, इफ़ यू वांट मैं एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ उसमें। भाई अगर मान लो तुम रिएक्टेंट के टर्म्स में बात कर रहे हो, तो एवरेज रेट क्या होगा? एवरेज रेट होगा तुम्हारा, इट्स लाइक दिस। ठीक है, इन दोनों के बीच में तुम्हें ये खींचोगे, और अगर मान लो ये तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और ये तुम्हारा टाइम है, तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये C2 हो गया और ये C1 हो गया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, और ये जो डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो रेशो आएगा दैट विल बी योर एवरेज रेट। ठीक है, इस लाइन का स्लोप। और अगर मान लो किसी पॉइंट पे होता है तो तुम्हें क्या करना है? यू जस्ट हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, और इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, द सेम थिंग विल हैपन विद प्रोडक्ट्स। ठीक, अच्छा, तो अब से जब भी मैं डिस्कशन में लाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एवरेज रेट, आई एम ऑलवेज गोइंग टू यूज इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ A, जो कि यहाँ पे रिएक्टेंट है, ठीक है, तो रेट ऑफ A को मैं कैसे लिख सकता हूँ? dA/dt। कभी कभी इस तरीके से लिखा भी देखोगे तुम ये, तो अगर ऐसे भी लिखा देखो तो मतलब चौंकना मत, इसको गलत मत मानना। हालांकि टेक्निकली तो ऐसा होना चाहिए कि दिस स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, बट अगर नहीं भी लिखा हो तो भी वैलिड है। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बाय चांस कभी मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ तो मतलब ये मत सोचना कि मैं गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, d/dA/dt, ये इक्वल टू क्या होगा भाई? A0, ये यूँ कह लो, माइनस ऑफ, ये कितना है? A0 - 2x, और ये कितना है? -A0
अपॉन डी टी, है ना, डी ऑफ दिस, डी ऑफ दिस, ये कितना आ जाएगा, -2 dx अपॉन डी टी, ठीक है ना। नहीं अच्छा, यहाँ पे तो माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक, ये क्लियर होगी बात। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट रेट ऑफ बी। इसको तुम वही बोल सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, या रेट ऑफ ए। यहाँ पे रेट ऑफ बी लिख रहा हूँ तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो डी बी अपॉन डी टी, यहाँ पर तुम देखोगे 3x - 0, ठीक है, 3x - 0, ओके, और यहाँ पे आएगा डी ऑफ दिस डी टी, कितना जाएगा, 3 × dx अपॉन डी टी। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे दोनों को मिला के, दैट dx/dt इज इक्वल टू 1/2 ऑफ माइनस dA/dt, और यहाँ क्या है 1/3, भाई इसको 3 से डिवाइड कर दो ना अगर मैं, तो यहाँ dx/dt आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे dx/dt आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है, डी बी अपॉन डी टी, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन रेट्स का रेशो आया या रेट्स का रिलेशनशिप आया, वो क्या आया है, देखो ध्यान से। क्योंकि ए रिएक्टेंट है तो इसको -dA/dt लिखेंगे इसके रेट को, ये प्रोडक्ट है तो इसको dB/dt लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को सिर्फ ये कैलकुलेट करने को बोला होता तो अपन ऐसे ही कर लेते इसको नॉर्मल कैलकुलेट, ठीक है। हम मतलब इसको सिर्फ इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करने को बोला है, इसको इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करने को बोला है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप की बात नहीं की है। तो अगर इसको कैलकुलेट करने को बोलोगे, इसको कैलकुलेट करने को बोलोगे तो सिंपल इतना ही रह जाएगा, ये इतनी पार्ट है, इसकी ही बात होगी, ठीक है। और इसके कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी लिखवा दूंगा इसे, इसके ही कैलकुलेशन के लिए मुझे इस रिएक्शन की या इस रिएक्शन के बैलेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टोइकोमेट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम द ये अमाउंट ऑफ जो भी हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखनी है तो हमें कैसे देखनी पड़ेगी, इस तरीके से। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर dA/dt जो है, माइनस ऑफ dA/dt, दैट इज़ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, दैट इज़ डिवाइडेड बाय इट्स कोएफिशिएंट, ठीक है। इसी तरीके से ये इसके कोएफिशिएंट से डिवाइडेड है। क्लियर होगी बात, ठीक, हाँ जी, ओके। इसको मैं अभी जनरलाइज करा दूंगा, पहले इसकी बात करते हैं कि ये dx/dt क्या है, व्हाट इज़ दिस dx/dt। तो dx/dt अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, x क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, यहाँ पर भी x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, है ना। तो अगर हम x की बात करें तो दिस इज द, और किसी भी यूँ समझो a और b है, a की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है पर यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इसी कॉन्सेंट्रेशन में x। तो dx/dt इज योर रेट ऑफ द रिएक्शन, dx/dt इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये a और b की जो कॉन्सेंट्रेशंस में चेंज है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज dx/dt। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ माइनस dA/dt 1/3 dB/dt, ठीक है। तो अगर कभी भी हमें दो रिएक्टेंट्स के बीच में या दो प्रोडक्ट्स के बीच में, दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप की बात की जाए रेट में, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कैलकुलेट। और अगर हमें रेट ऑफ द रिएक्शन की बात की जाए, ठीक है, ROR भी लिख सकते हो तुम इसको, रेट ऑफ द रिएक्शन की बात की जाए तो वो भी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो इसको एक जेनरिक इक्वेशन में लिख देता हूँ। मान लो एक ऐसी इक्वेशन है, ठीक है, ये एक कोई तुम्हारे पास इक्वेशन है, तो अगर मैं इसमें रेट की बात करूं, है ना,
रेट ऑफ रिएक्शन ROR क्या होगा, ROR विल बी इक्वल टू 1/a ऑफ -dA/dt। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे मैंने बताया था अभी, ठीक है, 1/a है ये, और फिर आएगा 1/b ऑफ -dB/dt, ठीक है, इक्वल्स टू 1/c इंटू dC/dt, ठीक है, इक्वल्स टू 1/d इंटू dd/dt, ठीक है। ये बेसिक हो गया, ठीक। उसका किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन इट्स कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू ROR, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू ROR, ये ध्यान रखने का है, ठीक। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो। पहली चीज़ ये है, लिखो टू कैलकुलेट, लिखो पहली चीज़ टू कैलकुलेट, समझ में आ गया ना भाई, dA/dt dB/dt तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये रेट ऑफ ए है बेसिकली, और जो dx/dt है दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन, गॉट दिस, ठीक है। अब लिखो टू कैलकुलेट दी रेट ऑफ ए एंड रेट ऑफ बी, या रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ प्रोडक्ट, टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट वी डू नॉट नीड the stoichiometry of the reaction or a balanced chemical reaction, ठीक है। but to calculate the relationship between the reactant, to calculate the relationship between the rate of reactant, ठीक है, and other reactants and products we need a balanced chemical equation, इस तरीके से तुम बता सकते एग्जाम्पल, ठीक है। also to calculate the rate of reaction, या ऐसे लिखो also the rate of reaction will depend on the stoichiometry of the chemical equation, stoichiometry समझते हो ना भाई, ये जो यहाँ पे लिया ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इसके ये जो ये 2:3 का जो रेशो आ रहा है ये स्टोइकियोमेट्रिक कहलाती है, ठीक है। मतलब इसको फिर अलग से नहीं समझाना पड़ेगा, ये जो 2 और 3 है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, इनको यूज़ करना पड़ेगा, इनके बिना हम रेट ऑफ रिएक्शन कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। गॉट दिस, इतना ध्यान रखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन ब्ला ब्ला, ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा, बेसिक ये एक जेनरिक इक्वेशन लिखी है, इसके नीचे लिखना कि द रेट ऑफ रिएक्शन will be equal to 1 by stoichiometric coefficient, 1 by, या ऐसे लिखो, will be equal to rate of reaction with respect to, और दोबारा से बोल देता हूँ इसको, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इतना ध्यान रहेगा, ओके जी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो चुकी है। और द रेट ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट वी नीड, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ डाउट्स देख लेते हैं तुम्हारे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस।
ठीक है जी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। अगर मैं बात करता हूँ Hg फर्स्ट, Hg प्लस Cl2 गिव्स HgCl2। यहाँ 1:1:1 का रेशो है, ठीक है। तो अगर मैं dx/dt कैलकुलेट करना चाहूँ तो dx/dt इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस dHg अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ, क्योंकि इसका तो कोएफिशिएंट 1 ही है, तो d ऑफ Cl2 dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d ऑफ HgCl2 अपॉन dt। सिंपल है, क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ 2HI गिव्स H2 प्लस I2, अगर मैं इसकी बात करता हूँ भाई तो क्या होगा, देखो अब मुझे इनके बीच मतलब एक पूरी ऐसी इक्वेशन लिख दूंगा जिसमें इनके बीच में रिलेशनशिप और रेट ऑफ द रिएक्शन दोनों आ जाएगी, ठीक है। तो dx/dt क्या होगा भाई, dx/dt विल ऑलवेज बी कॉल्ड दी रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस, ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट है 1/, तो 1/2 कह लो इसको, और माइनस ऑफ dhi अपॉन dt, ठीक है। ये हो गया इक्वल्स टू वही 1/, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं तो लिखो सीधे सीधे d ऑफ H2 अपॉन dt इक्वल्स टू d ऑफ I2 अपॉन dt, ठीक है। क्लियर होगी ये बात, सिंपल। इसी तरीके से और क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं dx/dt की तो क्या होगा, ये ROR है भाई, हाँ दिस इज ROR, रोर, ठीक है। रुड़की का नाम भी ओरिजिनल नेम वाज रोडकी, ठीक है, रुड़की नहीं था, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1/2 ऑफ माइनस dH2O2 ऑफ dt, इस तरीके से आ जाएगा। इसका क्या आएगा, 1/2 ऑफ dH2O अपॉन dt। हालांकि ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि H2O ऑलरेडी, मोस्ट प्रॉब्ली H2O यहाँ पर सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्वेंट नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, d ऑफ O2 अपॉन dt। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ऐसे एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं यार। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो यहाँ पे क्या आएगा, dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू माइनस dN2 अपॉन dt माइनस 1/3 या 1/3 ऑफ माइनस dH2 अपॉन dt इक्वल्स टू 1/2 NH3 अपॉन dt, ठीक है। तो क्लियर इनफ, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेम वे 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कहें तो क्या आएगा, dx अपॉन dt कितना आएगा भाई, माइनस ऑफ 1/2 ऑफ माइनस ऑफ dSO2 अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ dO2 अपॉन dt इक्वल्स टू 1/2 dSO3 अपॉन, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, हाँ, dt, ठीक है। तो सिमिलरली, अच्छा एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन और है, अगर मान लो मैंने कोई क्वेश्चन तुम्हें दी ऐसे, क्या करोगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, ज़्यादा ऐसे घबराना नहीं है। तुम लोग क्या करोगे, कुछ लोग इसके एलसीएम लेके इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। dx अपॉन dt, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा, ये रिएक्टेंट है, इसके कोफिशिएंट का 1/1/2 कितना होता है, 1/1/2 आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस da अपॉन dt लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1/3 इंटू माइनस dB
अपॉन dt, ठीक है, इक्वल्स टू 1/1/5 इंटू DC अपॉन dt, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे ये ऊपर चला जाएगा तो मैं इस 1/1/2 की जगह 2 लिख सकता हूँ, 1/1/3 की जगह 3 लिख सकता हूँ, और इसे 1/1/5 की जगह 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर इनफ, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अपन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे सिंपल से, ठीक है जी। अब आगे की बात करते हैं। भाई जिसने अगर ये नोट डाउन ना किया हो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं था, बस यही था कि जो हमने अभी तक किया है उसके एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। लेट्स से वी हैव अ रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 5C, ठीक है। ये रिएक्शन तुम्हारे पास, ये कहता है t = 0 पे इसकी A0 थी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन A0 वॉज इक्वल टू 10 m, ठीक है, और t = 20 सेकेंड्स है ना, नहीं, हाँ, t = 20 सेकेंड्स पे ये A20 समझ लो, ये A0 पे थी, A20 समझ लो, ये 2m है, नहीं सॉरी 5m है, ठीक है। तो ओके, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये कह रहा है, क्योंकि इसने और किसी का कुछ नहीं दिया, B का कुछ नहीं दिया, C का कुछ नहीं दिया, ये कह रहा है हमको पहला कि भाई हमको रेट ऑफ A दो, रेट ऑफ A है ना। रेट ऑफ A का क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट की बात कर रहा है और किसी की बात नहीं कर रहा। तो हमें ये कुछ ना मिले भी, मतलब ये इक्वेशन मिली होती या ना मिली होती, या अगर मिली भी होती अनबैलेंस भी होती तो भी हम ये कैलकुलेट कर सकते थे। ये बात हमने करी थी कि रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट और रेट ऑफ एनी प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें कोएफिशिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। रेट ऑफ A, अभी रेट ऑफ A क्या हो गया, -dA/dt, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जब इस तरीके से दिया है तो ये एवरेज रेट है, नॉट dA/dt, ΔA/ΔT हुआ, मैंने लिख दिया ऐसे ही। अब यहाँ पे क्या होगा, फाइनल माइनस ऑफ, फाइनल मतलब 5 - 10, ठीक है, अपॉन कितने सेकेंड्स, 20, ये कितना हो गया 5/20 इक्वल्स टू 1/4 या 0.25 m पर सेकेंड, है ना, नहीं पॉइंट, हाँ 0.25 m, ठीक है। तो क्लियर इनफ, 5 चौको 20, 20 सेकेंड्स यार, ये एवरेज रेट था तुम्हारा, ठीक है, गॉट दिस, ओके। नाउ इट इज़ सेइंग कि भाई हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एवरेज में दी है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँगा तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, या कह लो इससे कंपेयर करने पे क्या आएगा, 1/2 ऑफ -dA/dt, यही तो आएगा, और -dA/dt कितना है 0.25, ठीक है। तो 1/2 × 0.25 m/s, ये m क्या है, कैपिटल M इज़ मोलैरिटी, ठीक है, ये आ जाएगा 0.125 मोल्स पर सेकेंड, ये एवरेज रेट है, ये ध्यान रखना। और वो पूछ रहा है फिर कि थर्ड वाला कि dB/dt और सॉरी -dB/dt और ये dC/dt निकालना है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी क्या बात है कि अभी हमने जब ये निकाल दिया है तो इनके बीच में रिलेशनशिप तुमको पता ही है, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं तो इससे कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पूरा का पूरा लिखूँ तो ROR क्या आएगा, ROR विल बी इक्वल्स टू B और C के रिस्पेक्ट में -1/3 ऑफ -dB/dt इक्वल्स टू 1/5 dC/dt, ठीक है। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × ROR इक्वल्स टू 3 × 0.125, कितना आ गए 1237, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये 5 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो 5 × ROR
5 इंटू 0.125, ठीक है, तो 12 पंजे 60, 62 पॉइंट या 67.5, 50, 62.5, ठीक है, 62.5 नहीं 62.5 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 0.625, हाँ 0.625 मोल्स पर सेकेंड, ठीक है, गुड इनफ। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ उसमें था ही नहीं। अब जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखना ज़रूरी है। ये शायद जेई का भी क्वेश्चन है, ठीक है, जेई का भी क्वेश्चन आया है ये। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो बोल रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन, एक्सक्यूज मी, कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये कह रहा है कि रेट ROR निकालो, ROR क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट दिस, ठीक है, ये रिएक्शन, ये मैं लिख रहा हूँ, दी नहीं है, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हम रिएक्शन, भाई फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ऐसी तो कुछ हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, ये कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा, तो ROR क्या आएगा यहाँ पे, ROR विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ dN2 अपॉन dt, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन है तो ये नेगेटिव होगा ऑलरेडी, तो माइनस ऑफ माइनस 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर्स पर सेकेंड, तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर मोल्स पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर होगी बात। लेकिन ये तो मैंने बताया ना, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख देता तो क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्या ये नहीं बता रही है कि अमोनिया किस तरीके से बनता है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ROR क्या होगा, अगर ऐसा हुआ, अगर मैं मान लो तुमने ये ली, तुम्हारे बगल वाले ने ये इक्वेशन ले ली, ठीक है, तुम बोलोगे सर वो क्यों लेगा, वो बेवकूफ़ है क्या, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना होता है, आई अग्री विद दैट। लेकिन क्या इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, मतलब इन जनरल इसमें कुछ गड़बड़ है, नहीं है ना। दिस इज ऑल्सो अ रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 and H2, तो टेक्निकली इट इज़ नॉट इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका आएगा तो ये 1/2 ऑफ dN2 अपॉन, एक सेकेंड, dN2 अपॉन dt, ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ, सॉरी माइनस नहीं, 1/2 माइनस ऑफ माइनस 1.5 इंटू 10⁻³, ये कितना आएगा 0.75 इंटू 10⁻³ मोल्स पर सेकेंड। आर वी क्लियर, ठीक है। सेम वे मान लो किसी ने ऐसे ले लियो, किसी ने इस तरीके से बोल दिया, भाई क्या बड़ी बात है, ठीक है, किसी ने ऐसा बोल दिया, इसमें ROR क्या हो जाएगा भाई, 1/2 नहीं आएगा, 1/1/2 मतलब 2 हो जाएगा, 2 ऑफ माइनस dN2 अपॉन dt, ठीक है, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स कह रहा हूँ, सॉरी मोलर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे मैं अपनी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन चेंज करता जा रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज करता जा रहा है। तो वो जो बात मैंने कही थी वो ये कि क्या कहते हैं, ROR कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रिएक्शन ज़रूरी है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए और वो हमारे पास दी हुई होनी चाहिए। हम अज्यूम नहीं कर सकते उसको, अज्यूम करेंगे तो ऐसे ही 3 अलग अलग आंसर आ गए, है ना। ऐसे तो 1000 और आंसर आ सकते हैं, करोड़ों आ सकते हैं, इन्फिनिट आंसर्स आ सकते हैं ऐसे, है ना।
तो हमें आर ओ आर कैलकुलेट करने के लिए हमेशा स्टोइकियोमेट्री की ज़रूरत होगी, हमें उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत होगी ही होगी। ठीक है। अच्छा, जो दूसरी बात मैंने बोली थी कि अगर मान लो हमें इंडिविजुअल रिएक्शन रेट्स का कंपेयर कर मतलब कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक, तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे dH2/dt निकालता हूँ, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है भाई, 1/3 की, ये इक्वल्स टू सॉरी यहाँ इस केस में क्या आएगा, dN2/dt दैट विल बी इक्वल टू 1/3 dH2। एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, dH2/dt इन दोनों के बीच में मैंने बोला। ठीक है, यहाँ पे क्या था, माइनस है ना, ये क्या है, इस वाले केस में 1.5 है ये। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से तो dH2/dt आ जाएगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो dH2/dt आ जाएगा। तो अगर मेरे को dH2/dt चाहिए होगा तो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ दैट विल बी इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻³ m/s। इसी तरीके से अगर तुम इसमें कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 1/2 ऑफ माइनस dN2/dt इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 1/2 है और ये 1/6 है। ठीक है, d ऑफ H2, ये भी नेगेटिव ही नेगेटिव नहीं, ये भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ dH2/dt। तो इस केस में भी अगर तुम देखो तो 2 से 2 गया, 3 आ गया, तो यहाँ से 3, तो माइनस ऑफ dH2/dt इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे भी ये आ रहा है। अच्छा, इधर भी देख लो चाहे तो तुम। ठीक, यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 ऑफ माइनस dHN2/dt इक्वल्स टू, ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 ऑफ माइनस dH2/dt। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी माइनस नहीं, ये माइनस है। ठीक है, 2 से 2 गया, यहाँ पे भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो तुम देख रहे हो कि रेट ऑफ द रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क पड़ा है। ठीक, क्लियर होगी ये बात? ठीक है जी। ओके, लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल्स। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ कर लेते हैं छोटी सी, वो क्या है, और उसके एग्जांपल्स भी ले लेंगे, हमने इस पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स ले लिए हैं। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इनिशियल रेट। इनिशियल रेट होता क्या है, रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट करते हैं टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, वहाँ पे उस मोमेंट पे अगर तुमसे कोई रेट पूछ ले रिएक्शन का तो दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर किसी रिएक्टेंट का पूछ ले तो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्टेंट होगा या इनिशियल रेट ऑफ प्रोडक्ट होगा वो आएगा। ठीक है जी। तो अगर इसमें हेडिंग डालो इनिशियल रेट ऑफ, इनिशियल रेट की बात कर लो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ, रेट एट दी, रेट लिख रहा हूँ, रेट एट दी स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत में होना चाहिए। ठीक, तो ये विद रिस्पेक्ट टू किस किस के हो सकता है, रिएक्शन के हो सकता है, रिएक्टेंट के हो सकता है और प्रोडक्ट के हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं R0 की बात करूँ तो R0 विल बी, ये जो R0 क्या है, रिएक्शन एट 0, मतलब एट द बिगनिंग टाइम t इक्वल्स टू 0, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस dR/dt या प्लस dP/dt। और अगर मैं R0 की बात करूँगा तो डिपेंडिंग ऑन दी स्टोइकियोमेट्री, जैसे मान लो इसका स्टोइकियोमेट्री लेट्स से इस तरीके से लिख लो इसको, 1/r इंटू माइनस ऑफ dR/dt और 1/p इंटू dP/dt। ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट दिस? सिंपल इनफ। लेट्स डू सम क्वेश्चंस।
ठीक है, हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेशन की वो दी है Q। क्वेश्चन क्या है, C इक्वल्स टू 5 + 3t - 5t²। ये जो दिया है, ये दिया है विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है हमको, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है इस रिएक्टेंट का इनिशियल रेट फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड क्या पूछ रहा है हमसे, एट रेट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, इस वाले केस में क्या है, इनिशियल रेट है। इनिशियल रेट हम देख चुके क्या है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम कह सकते हैं dC/dt, ठीक है, या dR/dt कह लो, रिएक्टेंट की बात हो रही है ना, -dR/dt विल बी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dR रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ही तो है ये। चाहो तो तुम, अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं इसको dC/dt लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक सेकेंड रुको, dC/dt कॉन्सेंट्रेशन इज़ इंक्रीजिंग, नहीं कॉन्सेंट्रेशन इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ठीक, dC/dt जो होगा विद रिस्पेक्ट टू, ये रिएक्टेंट ऑलरेडी दिया है तो हम अज्यूम करें कि पॉजिटिव आएगा। कैसे, देखो इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन करना ये आता ही होगा, ये 0 होगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा -5 10t आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा, t इक्वल्स टू 0 डालोगे तो कितना आएगा, ये 3, और मोलर वोलर तो कुछ दिया नहीं है, तो 3 अज्यूमिंग कि ये मोलर होगा तो पर सेकेंड लिख रहा हूँ, ठीक। अच्छा, d, और दूसरा क्या पूछा है, एट t इक्वल्स टू 2, अच्छा 3 नहीं है 30 था, सॉरी ये 30 है, मैं तभी कहूँ, तो ये कितना आएगा 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक। अब एट dC/dt एट 2 क्या होगा, 30 - 10 × 2 इक्वल्स टू 10 %। क्लियर हो गई ये बात, मिली मोलर में भी हो सकता था वैसे, एनीवे पॉइंट इज, जब रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट दिए तो नेगेटिव साइन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। एक क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन कहा है हमसे कि रेट ऑफ NH3, रेट ऑफ NH3 क्या है, 1.7 kg/h, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हमें दे दी गई है, तो हमें कुछ अज्यूम नहीं करना है, तो दिस मीन्स दैट दिस क्वेश्चन इज़ कंप्लीट, ठीक है। और 2NH3, ठीक है। तो और द कैलकुलेट रेट ऑफ H2 इन ग्राम पर मिनट, ठीक है, रेट ऑफ H2 इन ग्राम पर मिनट। तो हमें इसका रेट दिया है, इसका रेट पूछा है, सिंपल है, ठीक है। तो हमें dH2/dt -dH2/dt कैलकुलेट करना है, ठीक, ओके। तो लेट्स से इसमें अगर मैं सिर्फ इनके बीच में रिलेशनशिप लाना चाहूँ तो क्या होगा, -dN2/dt इज इक्वल्स टू 1/3 × -dH2/dt, हाँ है ना, ये आ जाएगा, ठीक है जी। हमें कैलकुलेट ये करना है, तो क्या हो जाएगा, ये -dH2/dt विल बी इक्वल्स टू 3 × -dN2/dt। क्लियर इनफ। तो हमें कैलकुलेट ये करना है, दिया ये है 3 से मल्टीप्लाई, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे, है ना। नहीं, ये अगर कोई ऐसा सोच रहा था तो ये गलत सोच रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनके रेशो दिया है ये 1:3, ये इनके मोल्स का रेशो है, मोलर रेशो। ये जो स्टोइकियोमेट्री में रेशो होता है ये मोलर रेशो होता है हमेशा। ये 1:3 जो है ये मोलर रेशो है। यहाँ तो इसका मास दिया है ना, तो मास का रेशो थोड़ी ना होगा, पहले इसे मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब इसके मोल्स निकलेंगे, तब उसे हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो पहले इसको मोल पर किस में पूछा उसने, हाँ ग्राम पर मिनट में पूछा है, उसको ग्राम पर मिनट में पूछा है उसने,
ठीक है, तो उसको मोल पर मिनट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मोल कैलकुलेट करने के लिए 1.7 इंटू 10 रेस ये 1000 अपॉन इसका मोलर मास आएगा, इतना मास हुआ ना, अपॉन 17 ग्राम्स, तो इतने ग्राम्स अपॉन इतने ग्राम्स इंटू, अच्छा ये आर था, आर की जगह क्या लिख लोगे 1/60। 1 घंटे में ना पर आवर था, तो पर 60 मिनट्स हो जाएगा ना अब ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 5/3 100 अपॉन, अगर हम देखें तो ये 100/60 कितना हुआ 5/3। तो अगर ये 5/3 है तो इसकी जगह मैं 5/3 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5/3। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ तो गलती किया है, हम गलती से मिस्टेक तो नहीं हो गया। 5/3 5/3 3 5/3 हमसे कोई गलती तो नहीं हो गया साहब, एक मिनट, ओह सॉरी, ये NH3 का दिया है, मैं तो N2 का कैलकुलेट कर रहा हूँ तब से, माय बैड। ये इस तरीके से आएगा ना बाबा, 1/2 NH3, तभी हम कहेंगे कुछ गलती क्यों हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा DNH3, और ये नेगेटिव नहीं होगा। तो ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ 3/2 आएगा, ये कट गया तो कितना आ जाएगा 5/2। अभी तो ये 5/2 मोल्स पर मिनट आया है। ठीक है जी, लेकिन हमें किस में चाहिए, ग्राम्स में ना, तो हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। H2 का मोलर मास कितना होता है 2, तो 2 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू 5 ग्राम्स पर मिनट। तो दिस इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन। गॉट दिस, सिंपल। ठीक है, तो NH3 5 ग्राम्स पर मिनट। ओके, ठीक है, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन भाई। एक हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वो कहता है हमसे कि भाई लॉग ऑफ, भाई A से B एक रिएक्शन जा रही है। ठीक है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी है वो ये है, -dA/dt इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ dB/dt +1, ये हमें इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये रिएक्शन इनके बीच में, इनके रेट्स के बीच में वो बताओ, और इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताओ, दो चीज़ें पूछ रहा है वो। तो सिंपल है, ये इक्वल टू है तो इसको तो लॉग वैसे ही लिख सकते हैं, इसमें तो हम कुछ और कर नहीं सकते, लेकिन वहाँ तो हम कुछ कर सकते हैं, इसको 10 की log 10 रख दो, भाई ये बेस 10 है ना, log 10 रख दो इसको, log ऑफ dB/dt सॉरी प्लस log ऑफ 10। तो log A प्लस log B क्या होता है, log AB, ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log ऑफ 10 इंटू dB/dt, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ माइनस ऑफ dA/dt। तो ये जो है ये दोनों के दोनों, अब इसका एंटी लॉग ले लूँगा, इसका एंटी लॉग ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, -dA/dt कितना आ जाएगा भाई 10 dB/dt। आर वी क्लियर, सिंपल इनफ, दैट्स इट। इसमें अगर तुम देखो ये इसको इधर ले आऊँगा तो क्या जाएगा 1/10 ऑफ -dA/dt इक्वल्स टू dB/dt। ठीक है, तो ये कब आता है, जब इसका कोफिशिएंट 10 हो, तो इनफैक्ट यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन होगी दैट विल बी 10A गोइंग टू B। ठीक है, और इनके बीच में रिलेशनशिप आ ही गई है। ठीक है, दोनों चीज़ आ गई। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स नाउ। ठीक, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग। एक सेकेंड रुको, डू आई हैव सम अदर थिंग्स।
सम मोर क्वेश्चंस हेयर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये हो चुका है, टू एटमॉस्फेयर टू 1.5। हाँ, 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये तुम क्वेश्चन सब समझ जाओगे ना अगर, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे जेई का हो चाहे किसी का भी हो। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन आया है ये कि भाई एक रिएक्शन है 2A 2 3B, ठीक है, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है नापोली। ठीक है, कहाँ थे हम? ठीक, इसमें कह रहा है T = 0 पे और हमारे पास इसके 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है। ये 0 दिया है, मतलब कुछ दिया नहीं तो हमने T0 एज्यूम कर लिया। T = 10 पे हमारे पास 1.5 एटमॉस्फेयर ये बचा है। तो इसके रेशो के बीच में देखो 0.5 यहाँ पे कम हुआ है, तो कितना होना चाहिए ये? दिस शुड बी 0.5 कम हुआ तो 3/2 ऑफ 0.5 विच इज़ इक्वल टू 0.75 एटमॉस्फेयर। तो इसके 0.75 एटमॉस्फेयर बन चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन ROR को मेजर करना है एटमॉस्फेयर पर सेकंड में एंड मोल्स मोलैरिटी पर सेकंड में, ठीक है, या मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, दोनों में से किसी एक में। गॉट दिस? ठीक है जी। अब क्या करेंगे इसमें? देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे भाई? इसके 10 सेकंड में कितना चेंज आया है? अगर मैं बात करूं -dA अपॉन आंसर -dA/dt कितना आया इसका? ठीक है, 1.5 माइनस ऑफ 1.5 माइनस 2/10 कितना आ रहा है ये? -0.5/10, ठीक है, -0.5/10, ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 1/20, ठीक है, 1/20 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। क्लियर होगी बात? अच्छा, ROR की बात करेंगे तो ROR कितना होगा? ROR कितना होगा भाई? ROR इज़ 1/2, 1/2 ऑफ -dA/dt। तो dA/dt की रिएक्शन ये वैल्यू तो हम यहाँ पे रख दें, अगर आ जाएगा 1/2 इंटू 1/20 इक्वल्स टू 1/40 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो पहला वाला पार्ट तो हो गया। अब इसको इसमें चाहिए, तो याद होगा तुम्हें मैंने बताया था PV = nRT, ठीक है, ये यूज़ करना है। तो P = n/V इंटू RT। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन, इसको ये कॉन्सेंट्रेशन हुई ना, तो हम कह सकते हैं ना दैट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू P/RT। तो अगर हमें प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें RT से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ROR क्या हो जाएगा? ROR विल बी इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 1/40, ठीक है, 1/40 एटमॉस्फेयर, 1/40 इंटू नहीं, सॉरी इंटू नहीं, प्रेशर वाला तो हो गया, अपॉन RT। भाई इसको भी T से ऐसे यूँ समझ लो, C = थोड़ा सा कन्फ्यूजन तुमको हो रहा होगा अगर, तो क्या करना है, ये T टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, तो क्या होगा? dC/dt विल बी इक्वल्स टू 1/RT, क्योंकि दोनों के दोनों तो कांस्टेंट है, माइनस dP/dt। अगर ये, हाँ, तो ये दोनों माइनस हो गए, यही तो आएगा। और हमारे पास dP/dt दिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको 1/T से डिवाइड कर देना है, 1/RT से, सॉरी RT से डिवाइड कर देना है। RT से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? R इज़ 0.0821 इंटू 300। यहाँ पे टेम्परेचर जो दिया था वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया था, तो टेम्परेचर इज़ 300। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 1/100 के आसपास आ जाता है,
ठीक है, 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आता है। गॉट दिस? कूल। हाउ, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, वो प्रेशर ऑफ बी भी पूछा था, प्रेशर बी तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट इज, इसमें हमें बताना है dA/dt। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, तो उनको करने दो ना भाई, अभी नहीं कर सकता मैं। dA/dt है, तो dA/dt तो सिंपल इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इट बेसिकली क्या पूछता है क्वेश्चन में, वो इट विल आस्क फॉर द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। ठीक है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, dA/dt। सेकेंड क्वेश्चन अगर वो पूछे दैट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, दैट इज -dB/dt। ठीक है ना, ओके। और थर्ड इज हाउ रेट ऑफ ए एंड बी आर रिलेटेड विद ईच अदर। रेट ऑफ ए एंड बी, अच्छा ए और बी का रेट रिलेटेड है, चाहिए रिलेट ए और बी का रेट कैसे रिलेटेड है, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए दैट दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो हमें पता है कि (1/2 ऑफ -dA/dt इक्वल्स टू 1/3 ऑफ -dB/dt। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मैं अभी दे रहा हूँ। ये तुम्हारे स्कूल में आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन, या हो सकता है तुम्हारे बोर्ड्स में आ जाए इस तरीके के, भाई वो ऐसे पूछने लगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताओ, तो हम बता सकते हैं। ठीक है, देन अगेन अब वो कह रहा है ऑन चेंजिंग। ठीक है, अब लास्ट वो पूछता है कि ROR बताओ और -dA/dt और dC/dt। ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा लिख दो। ये ROR विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 ऑफ -dA/dt, और ये C है तो ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा dC/dt। गॉट दिस? सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है जी, अब हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज़ लाइक मोर देन 50% ऑफ दिस चैप्टर, वो है फैक्टर्स। ठीक है, इनफैक्ट अब फैक्टर्स ही तो बचे और कुछ भी नहीं बचा। लास्ट में कैटलिस्ट का पार्ट आता है, वो छोटा सा रहता है। ठीक है, इस चैप्टर को अगर तुम ध्यान से देखो भाई, तो ये बहुत ही मैथमेटिकल चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन सारे के सारे आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मैथमेटिक्स इसमें काफ़ी लगेगी। क्वेश्चंस आसान रहेंगे तो डूएबल है, मेरे कहने का मतलब है। जिन लोगों को केमिस्ट्री से डर लगता है, आई थिंक इस चैप्टर से डर लगना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, देखो कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ R, और कभी कभी P भी। ठीक है, ये भी लिख रहा हूँ, ऑफ R एंड P। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में वॉल्यूम भी लिख रहा हूँ। देखो वॉल्यूम अगर तुम कम करते हो तो यूजुअली प्रेशर बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर सेम रखा जाए, हाँ है ना। अगर तुम्हारा लिक्विड सोल्यूशन है उसमें तुम वॉल्यूम किसी तरीके से कम कर दो, या गैसियस सोल्यूशन गैसियस है उसमें वॉल्यूम कम कर दो, तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम का अगर चेंज होगा तो हम वो इसके या इसके चेंज में दिखा सकते हैं, तो इसको अलग से लिखवा नहीं रहा हूँ, इसी का पार्ट समझ लो। थर्ड हो गया तुम्हारा टेम्परेचर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, टेम्परेचर। फोर्थ इज़ कैटलिस्ट, ठीक है। फिफ्थ तुम्हारा हो गया, अगर मैं एसिड बेस की बात कर रहा हूँ, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में। ठीक है, तो सिक्स्थ, अगर मान लो आयनिक रिएक्शन है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसका भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। हालांकि कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी लिखवा रहा हूँ। कोई भाई थियोरेटिकल तो पूछ ही सकता है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आयनिक रिएक्शंस में। हालांकि तुमको पहले ही बोल चुका हूँ मैं, आयनिक रिएक्शन भी नहीं बोलना चाहिए, आयनिक स्पीशीज़ बोल देता हूँ। हालांकि मैं बोल चुका हूँ कि इन रिएक्शंस में ऐसा होता नहीं है, बट कहीं कहीं पे अगर स्लो इनफ हो टू बी ऑब्जर्व्ड, तो हम इसका असर इस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी। अगर ऐसा हुआ तो कहीं कहीं पे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस होती हैं, हालांकि काफ़ी फास्ट होती हैं, लेकिन सनलाइट जो है और या फिर यूवी उसको एनहांस कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इसमें ये तीन जो फैक्टर्स हैं, ये तीन फैक्टर्स हमको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर होगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज़ नहीं। ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम इन चारों को डिस्कस करेंगे, इनको नहीं, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये तीन है। ठीक है, ये तुम्हारा 50% अबाव, मतलब 70% तक तुम ले सकते हो इसको। दिस इज़ 70% पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये इसकी एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन है, सॉरी इक्वेशन है, उसको हम देखेंगे, और ये कैटलिस्ट है, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा ही करके देखेंगे एंड ऑफ द चैप्टर में। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, इस पे ही डिपेंडेंट होगी, बहुत सारी चीज़ें उनको देखना है। गॉट इट? ठीक है जी, ये अब लिख लिया, तो लिखो वी विल डिस्कस द फर्स्ट फोर, बट द second, third and fourth will be the most important. The second, third, fourth and will be the most important. ठीक है, नेचर ऑफ, तो ये नेचर जो है यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं सब मिटा रहा हूँ बाकी। नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब इसको हम तीन अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं। पहला क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जो पार्टिसिपेंट है उनका फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है, जो फिजिकल स्टेट क्या है, ए। तो फिजिकल स्टेट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो भाई, फिजिकल स्टेट हो सकती है गैसियस, लिक्विड या सॉलिड, ठीक है ना। अच्छा, अब तुमसे पूछूं कि इन तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस स्टेट में होती है, तो गैसियस, फिर लिक्विड एंड फिर सॉलिड। ये अपने को क्लियर है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो रिएक्शन होती हैं, या सॉरी केमिकल काइनेटिक्स जो है, वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल होता है इन जनरल, बिकॉज दे इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स। और ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स कैसे होती है, कोलिजन के थ्रू, लाइक रिएक्टेंट्स कम एंड दे कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है, और तब वो कुछ उनमें से टूटेगा और फिर कुछ बनेगा। ठीक, तो हायर द काइनेटिक एनर्जी, हायर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ब्रेकिंग अप। इसके टूटने की जो प्रोबेबिलिटी होगी ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, और हायर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अप, टूटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और बनने की प्रोबेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं कहूँ तो आर ऑफ गैसियस स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा आर ऑफ लिक्विड से, आर ऑफ सॉलिड से। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो, सिंस केमिकल काइनेटिक्स
is applicable to, since chemical kinetics is applicable to molecular reactions which involve, since chemical kinetics is applicable to molecular reactions which involve the breaking and forming of bonds, hence those reactions in which the kinetic energy of the reactants, is very high will be the fastest. ठीक है, सेकेंड लिखो. अगर चलो इसमें एक और चीज़ है, अगर मान लो ROR की बात करें तो होमोजेनस अगर होगी रिएक्शन, ठीक है, होमोजेनस होगी अगर रिएक्शन तो उसका हमेशा रेट ज़्यादा होगा हेट्रोजेनस से. ठीक है, हेट्रोजेनस से. ओके, और अगर होमोजेनस गैशियस हो गई, होमोजेनस भी है और गैशियस भी है, तो इसका रेट हमेशा मैक्सिमम होगा बाकी सबसे कंपैरिजन में. ठीक है जी, ओके, ठीक. नाउ सेकेंड वन इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स लिख सकते हो. ठीक, सरफेस एरिया के मतलब जैसे अगर ये है, ठीक है, अगर इसका सरफेस एरिया क्या है भाई, इसका सरफेस एरिया जो तुम्हें दिख रहा है ये और बाकी यहाँ पे, अगर किसी तरीके से मैं इसे तोड़ दूँ तो बाकी जो है वो तो दिखेगा ही, लेकिन जहाँ से टूटा है उसके दो क्रॉस सेक्शन भी दिखेंगे. जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से तोड़ दिया इसको, तो यू कैन सी दिस क्रॉस सेक्शन, यू कैन सी दिस क्रॉस सेक्शन. ठीक है ना, क्लियर होगी बात. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे सरफेस एरिया को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो रिएक्टेंट का रिएक्ट करने वाला जो रिएक्ट करने वाली जो साइट्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होंगी, और ज़्यादा एक्सपोज्ड होंगी तो उतना ही रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, है ना. ठीक है, तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा. तो लिखो, ठीक है, ब्रेकिंग द रिएक्टेंट इंक्रीजेज इट्स सरफेस एरिया, breaking the reactant increases its surface area, and higher the surface area, higher the rate of the reaction. ठीक है, तो थर्ड इज केमिकल नेचर. ये केमिकल नेचर क्या है, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ R&P. ठीक है, ये केमिकल नेचर क्या है भाई, इसमें देखो कोई भी रिएक्टेंट थर्मोडाइनमिकली हम कह सकते हैं, या प्रोडक्ट कोई से भी कंपाउंड की अगर हम बात करें उसको थर्मोडाइनमिकली हम कह सकते हैं ये स्टेबल है और ये कम स्टेबल है ना. इस तरीके से हम उनके स्टेबिलिटी को ग्रेड कर सकते हैं. ठीक, तो जैसे मान लो R की अगर मैं बात करता हूँ, ये अगर स्टेबल हुआ काफ़ी, तो अपने आप में अगर ये स्टेबल है तो ये लेस स्टेबल, जैसे P इससे लेस स्टेबल है फॉर एग्जांपल. ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है. तो R P में क्यों जाना चाहेगा, जब अपने आप में खुद स्टेबल है तो P में क्यों जाना चाहेगा. तो इससे इसका अगर रेट कभी अगर मान लो हम इससे यहाँ पे पहुँचाते भी हैं किसी तरीके से, तो हमेशा इसका रेट लो होगा. और अगर मान लो उल्टा केस हो जाए, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाए, तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाने की, तो ये इससे इसमें जाने की कोशिश करेगा ही, तो हमारी जो रेट होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ROR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है, सॉरी R की स्टेबिलिटी जब ज़्यादा थी तो रेट कम था, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जब ज़्यादा थी तो रेट ज़्यादा था. क्लियर हो गई ये बात. ठीक है, अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें इसी को, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बॉन्ड्स क्या क्या हैं. भाई अगर नेचर ऑफ बॉन्ड्स
स्ट्रॉन्ग है तो रेट स्लो होगा, और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा है, बॉन्ड्स नॉट बैंड्स, नंबर ऑफ बैंड्स, ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा तो रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो उन सबको तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना, तो रेट इन दोनों केसेस में लो रहेगा। बस अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि हमारे पास एसिडिक नेचर है, इन दोनों का कंपेयर करना है हमको, ठीक है, ये कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये तुमने अभी थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, ये ऐसे टूटेगा, ठीक, अगर ये याद होगा तुम्हें, अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये जल्दी बनेगा और ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये जल्दी टूटेगा और ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन देगा, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू दिस विल बी हायर, और उसके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एसिडिक भी होगा। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को रीएनफोर्स कर रहा है कौन, CH3 विच इज़ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट तुम्हें पता होंगे, इंडक्शन इफेक्ट, ठीक है, नहीं पता होगा तो भैया आज दोबारा से देखना अपनी 11th की स्टैंडर्ड की बुक को। तो इसमें CH3CO माइनस दिस विल बी, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, इस पर अगर हम प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो ये कम स्टेबल हो जाएगा, इसका तो ज़ीरो होता है, इसका माइनस है, नेगेटिव पे कोई चार्ज कहीं से मिल नहीं रहा है इसको, तो इन दोनों में से ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसमें पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट है, इसमें ज़ीरो इफेक्ट है, कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्टेंट का इसमें टूटना ज़्यादा फास्ट होगा, और ज़्यादा फास्ट होगा तो ये ज़्यादा भी बनेगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा एसिडिक कहलाएगा इससे, ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो बता देना, ठीक है। चलो फिर आज की, अब इसके बाद जो बचता है वो कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट है, वो बहुत लंबा है, उसमें कम से कम तो 2-3 लेक्चर, 2-3 तो कम ही बोलो, 4-5 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है, उनको कल से देखेंगे। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।